NCERT क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हम लोग क्लास 2 शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में ग्राफिकल मेथड देखा था। इस क्लास में हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मेथड्स, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास ये इक्वेशन है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ये NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक की जगह दूसरे को लाना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है केमिस्ट्री में। क्लास 10th में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब बहुत ही बेसिक पढ़ना है NCERT में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना, उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, चांसेस कम है, क्योंकि आपका क्लास 11th में जब आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ेगा और 12th में जब आप डिटेल में ये सब पढ़िएगा 11th 12th में, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक की जगह दूसरा, ऐसे सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। तो ये लिखने का तरीका भी आपको देखना है, ठीक है, बोर्ड में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख दिया। 7x - 15y = 2 ये इक्वेशन नंबर 1 है, और x + 2y = 3 ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मैंने दोबारा लिखा है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली है y के टर्म्स में, तो x = 3 - 2y, इसको इक्वेशन 3 कर दिया। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 - 2y इन 1, तो 1 में अब इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो फिर दोबारा हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्टेप्स में केयरफुल होना है, क्योंकि यहाँ पर हमने शो कर दिया है कि हम लोग 1 में पुट करने जा रहे हैं, तो 1 में डायरेक्ट पुट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। और अब हम लोग फ्रॉम 3 या कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लिख चुके हैं, x की वैल्यू डाल रहे हैं। तो आप चाहते हैं आप 3 इक्वेशन हटा भी सकते थे, बहुत ज़्यादा इक्वेशन नहीं बनानी है, प्रैक्टिस संग आप समझ जाएंगे कितनी बनानी है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1 में हमारा 7x था, x की जगह हम ये पुट करेंगे, तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर फिर हमें इक्वेशन 3 माननी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 का यूज़ किया। कई बार हम लोग कुछ इक्वेशंस मान लेते हैं, लेकिन लास्ट में उसका यूज़ नहीं आता है, तो हम उसको हटा भी सकते हैं। पर यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए y को हम लोग इसमें पुट करेंगे। हम लोग चाहते तो इक्वेशन 1 या 2 में डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली निकाल ली है x की वैल्यू y के टर्म्स में, तो यहाँ पर लोग y की वैल्यू पुट कर लेंगे 3 में। तो पुटिंग y = 19/29 इन 3, देन वी गेट x = 49/29। तो द सॉल्यूशन हमारा हो गया x इतना, y इतना। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, रैशनल फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर ये सिंपल होता है, जैसे x = 1 y = 2, तो ये सिंपल रैशनल नंबर्स है, तो आप इसको डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते थे। आप अभी भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, सही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बोर्ड में देख सकते हैं आंसर सही है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदने से 9 रुपीज़ आ रहे हैं, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदने से 18 रुपये आ रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है। चैप्टर 1 जो हमारा है केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे फॉर मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन एयर देन इट फॉर्म्स अ वाइट पाउडर मैग्नीशियम, ऐसे करके। तो हम लोग उसमें मैग्नीशियम चुन लेते हैं, एयर का ऑक्सीजन चुन लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट हमारा वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऐसी डिस्क्रिप्शन से हमें चुनना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ भी हम लोग इक्वेशन को पढ़ के इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास पेंसिल और इरेज़र है, तो देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का पहले मानेंगे, तो यहाँ ओवर राइटिंग होगी, तो हमें ध्यान रखना है कि पहले 1 पेंसिल का मानेंगे, और लैंग्वेज को हम 2-3 सेकंड पहले मन में सोच सकते हैं क्या मुझे लिखना चाहिए, और आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी लैंग्वेज पे, अंडरस्टैंडिंग पे।
लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी ₹Y। अब यहाँ पर क्या है, 2 पेंसिल मतलब 2x और 3 इरेजर मतलब 3y। इनका कॉस्ट 9 है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं ACCOR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्या है, 4 पेंसिल मतलब 4x और 6 इरेजर मतलब 6y। इसको जोड़ने से 18 आ जाता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 को मैंने कंटिन्यू किया, तो फ्रॉम 1 मैंने इक्वेशन लिखा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2, तो 3 से हम लोग 2 में पुट करेंगे तो 4 टाइम्स x था, तो 4 टाइम्स 9 माइनस 3y बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 6y इक्वल टू 18 था, तो प्लस 6y इक्वल टू 18। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ 18 बराबर 18 आ गया, तो y की कोई वैल्यू नहीं, y कैंसिल हो गया। अब 18 बराबर 18 हमारा सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हमने देखा था कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होता है, तो ये दोनों डिपेंडेंट है। मतलब पहले इक्वेशन पे ही डिपेंड कर रही है दूसरी इक्वेशन, मतलब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से इंटू करिएगा तो आपका इक्वेशन 2 आ जाएगा। इसका मतलब बेसिकली हमें एक ही इक्वेशन दी गई है, 2 नहीं दी गई है। और अगर हमें एक डिस्टिंक्ट आंसर चाहिए तो फिर हमें 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, पर यहाँ एक ही इक्वेशन एक तरह से। सेकेंड इक्वेशन डिपेंडेंट है पहली पर। ठीक है, अब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। तो y आप कुछ भी पुट करिए 1 2 3 4 बाद में, तो उसको कैंसिल होना ही है और 18 बराबर 18 आना है। तो अब y की कोई भी वैल्यू पुट करिए, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, हैंस वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक एक डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y हमें नहीं मिली है, एंड दस वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू नहीं मिली तो x भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था y की वैल्यू को फिर x में डालेंगे, है ना, ये जो हमारा x आया था इसमें डालेंगे, फिर हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली तो x की भी स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस 1 एंड 2 कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना और इतना। तो ये रेल्स होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी एक इक्वेशन होगी, ये भी है तो इसकी भी, दोनों पटरी की एक एक इक्वेशन होगी। तो 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rail cross each other? तो क्या ये दोनों क्रॉस करेंगे? इसका मतलब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में चलेंगे, क्या ये दोनों कभी आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन दी हुई हैं, दोनों के इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें बताना है क्या ये आगे जाके कभी इंटरसेक्ट करेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फिर से लिखने का तरीका आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये दोनों हो गई। अब इक्वेशन 1 को कंटिन्यू करते हैं। x की वैल्यू हमने निकाली, अब इसको हम लोग दोबारा 1 में पुट नहीं करेंगे, 2 में पुट करेंगे। 1 से तो निकालिए, 2 में इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो इसको 3 माना, तो 3 से 2 में, तो डायरेक्ट 2 में पुट करके इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा अजीब सा आंसर आया, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है वो कॉमन सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। और जैसे a1/a2 हमने देखा था, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उस हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक अलग सा आंसर आएगा। तो देखिए 3 तरह के आंसर है, या तो हमें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5 ऐसे करके सही आंसर मिलेगा। तो वो होता है तब जब हमारा क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें 9 इक्वल टू 9, 18 इक्वल टू 18, 2 इक्वल टू ऐसे आंसर मिला, इसका मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2 के ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसाइडेंट लाइन्स होंगी। और अगर कुछ अजीब सा आंसर मिला, 2 इक्वल टू -9, -4 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0 ऐसे करके, इसका मतलब क्या, पैरेलल लाइन्स है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? तो इससे हम लोग ये समझ जाएंगे द गिवन इक्वेशंस 1 एंड 2 डज नॉट हैव अ कॉमन
सॉल्यूशन हैज़ द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और जनरल हम लोग सोच भी सकते हैं पैरेलल लाइन से तो वो कभी मीट नहीं करेंगे, कोई एक जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, फिर से हमने इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद 1 को कंटिन्यू करके x की वैल्यू 14 - 5 y के टर्म्स में निकाली, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, 1 से निकाला था तो 1 मैंने 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x = 9 एंड y = 5। अगला हमारे पास फिर से 1 और 2 है। अब क्या करते हैं, 2 को थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में होता है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सिर्फ 1 हो तो ज़्यादा आसानी होती। तो इसको एलसीएम लेके थोड़ा मैंने सॉल्व किया है, तो इक्वेशन 3 है। तो अब हमारे पास मेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 1 से मैंने ये लिखा, यहाँ से s की वैल्यू t के टर्म्स में, यहाँ s और t है, पहले x y होती थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो x = t + 3 इक्वेशन 4 माना इसको। ठीक है, अब इक्वेशन 4 को 2 में नहीं 3 में पुट करेंगे, क्योंकि 2 3 बराबर है, हमने सॉल्व किया। तो 3 में जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इक्वेशन 4 में 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज x = 9 एंड t = 6। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका डेसिमल है, तो फिर से अगर हम इसको होल नंबर या इंटीजर में चेंज करें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो अब इस इक्वेशन को मैंने 1 2 नहीं माना, मैंने लिखा है, लिखने का तरीका आप मॉडिफाई कर सकते हैं। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड किया, 10 कैंसिल हुआ तो ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर से 10 से डिवाइड हुआ, ठीक है, पॉइंट है, तो फिर ये कैंसिल होगा, तो 4x + 5y = 23, तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन एक तरह से हमें दी हुई हैं, तो इक्वेशन 1 को कंटिन्यू करते हैं, तो x = इतना आ गया, 13 - 3y = 2। कई बार प्लस माइनस में दिक्कत होती है, कोई नहीं, अभी हुई ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, अपने नोट्स को रिवाइज करने और आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग किस में रखेंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। 1 से तो निकाला है, 2 में रखेंगे, तो x है तो 4 टाइम्स इतना + 5y = 23, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर इस 3 को हम लोग किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे, है ना। तो इक्वेशन का ध्यान रखना, इक्वेशन 3 में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ 2 था, मैंने 3 लिख दिया था। तो बी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग और कॉपिंग। पिछले स्टेप जो हम लोग ऊपर से कॉपी करते हैं या पीछे से, उसको अच्छे से हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारा मिस्टेक ना हो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x = 2 एंड y = 3। तो इसी के साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा हुआ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको भी करेंगे धीरे धीरे। समय के संग हम लोग CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो एक क्लास 3 में हम लोग क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, और ये उसका अगला क्वेश्चन है। तो इस क्लास नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा किया और क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आगे बढ़ेंगे।